हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पीटी की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य होना चाहिए पीटी के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करने का, जिससे आप यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली सभी वैकेंसीज में अप्लाई कर सके। तो आपके इसी लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ा सहयोग देने के लिए हम डेली जीके मॉक टेस्ट लाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो आज भी हम अपना मॉक सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स जो आप यूपी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न के पास, जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है आपका कुशीनगर, सारनाथ, अयोध्या या वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये सारनाथ है कहाँ पे? तो आपको बता दें ये यूपी के बनारस शहर का एक गांव है, ठीक है। और बुद्ध से एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं कि बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। तो ये कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण घटना, ठीक है। गृह त्याग की जो घटना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई। तो वो कहलाई थी महाभिनिष्क्रमण। और अगर आपसे पूछ ले कि बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई, तो वो कहलाई थी महापरिनिर्वाण। क्या कहलाई थी? महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो हो जाएगा आपका सारनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपना कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। ऑप्शन है आपका डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो काजू का प्रथम परिचय था वो पुर्तगालियों ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसने कराया था? पुर्तगालियों ने कराया था। 4 शताब्दी पहले पुर्तगाली अपने साथ एक ट्री नट लाए थे। ट्री नट जिसे हम काजू के रूप में जानते हैं, वो पुर्तगालियों का ट्री नट था। क्या था? ट्री नट। तो सबसे पहले परिचय काजू का भारत में किसने करवाया? वो है आपका पुर्तगालियों ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में से किसे 1857 के सिपाही विद्रोह के प्रतीक के रूप में चुना गया। ऑप्शन है कपड़ा और रोटी, हसिया और बाली, कमल और रोटी, गोली और कारतूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल और रोटी को 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में चुना गया था। किसे? कमल और रोटी को। अगर हम बता दें कि इसका कारण क्या था 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो भारतीय सैनिकों के असमान व्यवहार और उच्च पदों पे नियुक्त करने से वंचित के कारण 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि महाड़ सत्याग्रह आंदोलन संबंधित था। ये आपसे पूछा है कि महाड़ सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से संबंधित था। ऑप्शन आपके उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है राज्य, ठीक है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से ये रायगढ़ जिले से संबंधित था ये महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। और ये क्यों किया गया था, तो आपको बता दें कि दलित जो थे उन्हें सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, ना ही छूने की अनुमति थी। तो भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 20 मार्च 1927 को एक आंदोलन चलाया गया, जिसे महाड़ सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन में दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाया गया था। किसने चलाया था? तो B.R. अंबेडकर जी ने चलाया था। B.R. अंबेडकर जी ने चलाया था। कब चलाया था? तो 20 मार्च 1927 में। और क्यों हुआ था? तो सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए दलितों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पे आपत्ति थी। ऑप्शन है आपके एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विंचेस्टर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड कंपनी के जो कारतूस थे उनको चलाने पे जो सिपाहियों को है वो आपत्ति हुई थी, क्योंकि उनके अनुसार कारतूसों पर मांस लग के या फिर सुअर की चर्बी लग के कुछ आती थी। इस कारण से 1857 की जो सिपाही विद्रोह में एनफील्ड कंपनी के कारतूसों पे आपत्ति जताई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। ऑप्शन है आपके 28 जुलाई 1914, 16 दिसंबर 1915,
11 नवंबर 1918 या 22 अप्रैल 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। ठीक है, और समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। और मित्र राष्ट्र हैं कौन कौन से? तो आपकी यूके, फ्रांस, यूएसए और जापान और इटली जो मित्र राष्ट्र हैं, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 11 नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम, कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑप्शन है आपके पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई, कब हुई थी स्थापना इसकी? 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो चलिए अगले क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो ऑप्शन है अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी या बलवंत राय मेहता समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का गठन किया गया था। ठीक है, किसकी समिति से? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा से त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? दाऊद नगर, संभाजी नगर, मोहन नगर या कमल नगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद जिले का जो नाम बदल के है ऑप्शन नंबर बी, संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है औरंगाबाद जिले का नाम बदल के। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आपकी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित थी मौर्य की अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन है बस्ती, बुलंदशहर, बांदा या बलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलिया जो जिला है। कौन सा जिला? बलिया जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आपसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है आपके यूएसए, स्विट्जरलैंड, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के लॉसने में। स्विट्जरलैंड के लॉसने में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में 23 जून। और कहाँ पर हुई थी? तो पेरिस में हुई थी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, लॉसने में है इसका मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, कोयम्बटूर, चित्तौड़गढ़ या कोची केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची केरल में है वास्को डिगामा का मकबरा। और वास्को डिगामा सबसे पहले जो भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, कहाँ पे? 1498 ईस्वी में आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो आपको बता दें कि सागौन जो है एक लकड़ी होती है, उसके जंगल भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं सागौन के जंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 81। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा निहित है।
ठीक है, किसके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है आपको 1 अप्रैल, 22 मई, 15 दिसंबर या 10 नवंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। और इसका जो 2023 की थीम है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम के बारे में बात करेंगे हम। तो इसकी थीम है समझौते से कार्रवाई तक, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण। ये इसकी 2023 की थीम है। इसकी अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनः निर्माण। ठीक है, और कब मनाया जाता है ये? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या शिवाजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी के जो सलाहकार थे, शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान का नाम दिया गया था। ठीक है, शिवाजी का जो सलाहकार परिषद था, सलाहकार परिषद, उसे अष्ट प्रधान का नाम दिया गया था। तो उसका राइट आंसर है शिवाजी। ठीक है, तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य का प्रबंध में सहायता करती थी? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950 या 22 अगस्त 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा में राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। कब स्वीकारा गया? 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। अगर हम बात करें कि संविधान को सर्वप्रथम गाया कब गया था, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था, कलकत्ता में गाया था। ठीक, कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, वहां 27 दिसंबर 1911 को वहां पर राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया था। अगर हम बात करें संविधान सभा में राष्ट्रगान ने कब स्वीकारा, तो 24 जनवरी 1950 में स्वीकारा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ऑप्शन है आपके स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। ठीक है, क्या बना था? स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था। इसे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन को, जिसमें विदेशी जो वस्तुएं थी उनकी होली जलाई गई थी, उनका बहिष्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या राजस्थान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से आपका का साइलेंट वैली जो है, शांत घाटी, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, कश्मीर, असम या केरल। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में है। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है साइलेंट वैली। और कहाँ पर है ये, किस राज्य में है? तो ये भारत के केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ने से पहले फिर से मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट समझ के सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जिसके एग्जाम में फंसने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा है।
ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस या रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान है वो फ्रांस से खरीदे। कहाँ से खरीदे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या ऊपर के सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कब, ठीक है, किसमें भाग लिया था? महात्मा गांधी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 7 फरवरी 1931 को हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था 7 फरवरी 1931 में। सिर्फ गांधी जी ने एक यही गोलमेज सम्मेलन है द्वितीय, जिसमें भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किंग चार्ल्स द्वितीय जो हैं वो एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के नए राजा बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन है गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण दिशा के लिए दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में अच्छे योगदान के लिए सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। बुतरस घाली, कोफी अन्नान, बान की मून या एंटोनियो गुटेरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था। ठीक है, ऑप्शन है आपकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 या 9 अगस्त 1946 या 6 अगस्त 1942। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला परमाणु बम जो हिरोशिमा पर गिराया था अमेरिका द्वारा वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन ने इसरो जिसे हम कहते हैं चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया है। ऑप्शन है जुलाई 2023, अगस्त 2023 या जनवरी 2023 या 2024 या फरवरी 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 2023 में लॉन्च किया था। कब किया था? जुलाई 2023 में लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस संत की स्मृति में बनाया गया है। ऑप्शन है आपकी स्वामी विवेकानंद, रामानुजाचार्य, नन्या आदिकवि या श्री रविदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जो थे इनकी स्मृति में 216 फीट ऊंची जो मूर्ति बनी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो किसकी स्मृति में बनाई गई है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी? रामानुजाचार्य की। और वो कितनी ऊंची है? अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे तो 216 फीट ऊंची है। कहाँ पर है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके हैग, वियना, जेनेवा या पेरिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपके भूकंप, दिमाग, समुद्र की गहराई, ध्वनि या तीव्रता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर का उपयोग जो है वो समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है। क्या मापने के लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका संविधान के अनुच्छेद 338 में क्या निहित है। ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति आयोग या संघ की राजभाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में निहित है। ठीक है, क्या निहित है? अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, और 338 का में है अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, 338 का जो का है अनुच्छेद उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 में है अनुसूचित जाति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये करंट का क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन है आपके 146, 137, 127 135 या 110। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
भारत वो है जो है वो 127वें स्थान पर है। ठीक है, 2022 में ये 135वें स्थान पे था, लेकिन अब इसकी रैंक थोड़ी सी सुधरी है, तो वो अब 127वें रैंक पे है। ठीक है, कितने रैंक पे? 127वें रैंक पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ये, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू लगाने की घोषणा की गई है, और जिसका अनावरण 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो इसका जो अनावरण है सचिन तेंदुलकर के स्टैचू का, ये वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है अक्टूबर में, उसमें इसका अनावरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? ऑप्शन है कॉनरेड संगमा, नेफ्यू रियो, बाबू चौहान या एल गणेशन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्यू रियो को 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर चुना गया है। किसे? नेफ्यू रियो को। ये 5 साल से लगातार जो है 5वीं बार जो है लगातार मुख्यमंत्री पद पर चुने जा रहे हैं। कहाँ के? नागालैंड के। तो इस बार भी इन्हें किससे चुना गया है? नेफ्यू रियो को ही नागालैंड का मुख्यमंत्री चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि भारत के सबसे ऊंची जो डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का है वो अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, केरल या बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहेब की जो 132वीं जयंती थी, कितनी? 132वीं जयंती पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण जो कि 125 फीट की है, कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। और ये हैदराबाद में है कहाँ पे? तो आपको बता दें ये हैदराबाद में हुसैन सागर लेक के किनारे सचिवालय के पास स्थित है। इनकी जो प्रतिमा है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, वो हैदराबाद में हुसैन सागर लेक के सचिवालय के पास स्थित की गई है। और किसकी बनी है? तो वो कांस्य प्रतिमा है, कांस्य की बनी है। और इस 14 अप्रैल 2023 को जो उनकी 132वीं जयंती थी, उस पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? ऑप्शन है 125, 126, 127 या 128। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर फर्स्ट नंबर पे बात करें तो हमेशा की तरह, हर साल की तरह फिनलैंड इस बार भी विश्व खुशहाल रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे है। अगर लास्ट बात करें तो लास्ट आपका अफगानिस्तान है। कौन सा? अफगानिस्तान है लास्ट। और फर्स्ट कौन सा है? वो है आपका फिनलैंड। और हमारा भारत किस नंबर पे है? तो वो है आपका 126वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपका जापान, जर्मनी, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जापान में हुआ है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन, जापान के हिरोशिमा में हुआ है। G7 शिखर के बारे में बात करें तो इसका गठन 1975 में किया गया था। इसमें 7 जो है, इसमें दुनिया के 7 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। ठीक है, कौन शामिल है G7 में? दुनिया के 7 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल है। वो है कौन कौन से? तो आपको बता दें यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है, कितने हो गए? 3 तो 5। और जापान और अमेरिका। ये 7 देश जो हैं वो G7 शिखर सम्मेलन 2023 में शामिल हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7 इन्हीं 7 देशों का समूह है जिनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में आती है। कौन कौन से देश हैं? यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। इसका गठन कब हुआ था? 1975 में G7 का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कि पोंगल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध फसल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। फसल त्योहार के रूप में पोंगल मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ये जो है ये 4 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 4 दिन तक चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी है जो हमने बहुत अच्छे से चुन के हमने ये मॉक बनाया है। तो आप लोग सभी जो है इसे जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक और बात है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे शेयर करिए। ठीक है, हम डेली आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से और कर सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।